चलिए साथियों, हम देखते हैं कुछ नया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अलग है। ये विषय है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। 2005 से पहले ये हुआ करता था सिविक्स, नागरिक शास्त्र, यानी कि नागरिकों के जीवन से जुड़े हुए विषयों पर आधारित था। लेकिन 2005 में पुस्तक बदलती है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा तैयार की जाती, जिनके द्वारा ये रूपरेखा तैयार की गई, उन्होंने इस पुस्तक का नाम बदल दिया। कक्षा 6, 7, 8 में इसका नाम हो गया सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सीटेट में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी पुस्तक को देखना है और पुस्तक में शुरू में ही दे रखा है कि किताब को कैसे इस्तेमाल करें, किताब कैसे इस्तेमाल करें। और बहुत सारे विषय हैं, बिंदु हैं, जिनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें इस किताब को कैसे पढ़ाना है, यानी कि शिक्षा शास्त्र को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे विषय को आगे लेकर जाना है। तो स्पष्ट है कि इस किताब का नाम नागरिक शास्त्र क्यों नहीं है, इसकी जगह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्यों रखा गया है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है और सीटेट के इतने बार पेपर हो चुके हैं तो ये प्रश्न आ भी चुका होगा। चलिए जरा किताब की तरफ गौर करें। मैं कक्षा 6 की किताब ही पढ़ रहा हूँ। जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है। खास औपनिवेशिक अतीत, यानी कि ये विषय जो है इसका विकास कब हो रहा है? खास औपनिवेशिक अतीत। यानी एक खास औपनिवेशिक अतीत में पनपा है। क्या है वो खास औपनिवेशिक अतीत? यानी कि ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ धीरे धीरे, जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है, चुनाव, लोकतंत्र को चुना गया और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संस्थान हैं। तो ये नागरिक शास्त्र इन संस्थानों के बारे में बताता है। ये नहीं बताता कि जो रोजमर्रा के जीवन में इन संस्थानों की क्या भूमिका है, या जो बातें संविधान में लिख दी गई हैं हकीकत में कितनी पूरी होती हैं। बच्चा पढ़ता कुछ है और हकीकत में कुछ और देखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको औपनिवेशिक, एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय बताया गया है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। इसीलिए इसे बदलने की जरूरत है, इसीलिए इसे बदला गया। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सरकारी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं में क्या संसद भी आ जाएगी, राज्यसभा, लोकसभा, इतने सदस्य हैं, इसमें इतने सदस्य हैं, इसके ये कार्य हैं, इनके बारे में बताता है और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। ध्यान देंगे, पहला है औपनिवेशिक अतीत में पनपा है, दूसरा है सरकारी संस्थाओं के बारे में बताता है और उनके कार्यक्रमों का विवरण देता है। विवरण। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था कि इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। अब ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है?
यानी कि इसके अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण कोण का अभाव है, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अब कहा जा रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। जैसे हम इकोनॉमिक्स का भी एक विषय है, योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ लक्ष्य होते हैं, 5 साल में पूरे करने होते हैं। इतने साल बीतने के बाद भी भारत में गरीबी मौजूद है, बेरोजगारी मौजूद है। हमें इनका सामना कैसे करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए और क्या क्या उठाए जा सकते हैं, उसके पक्ष में, विपक्ष में, और फिर एक आशावादी विचार से हमें आगे बढ़ना है। ये है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जो इसमें नहीं देखने को मिलता। इसे डालने की आवश्यकता है। जैसे संविधान में लिख दिया गया समानता, क्या वाकई में समानता देखने में नजर आती है? 5 साल में एक बार वोट पड़ता है और एक बार सब लाइन में खड़े होते हैं, वो समानता का एहसास दिलाती है? प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की समानता, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल की समानता, और एक रोजगार ऐसा है जो संगठित क्षेत्र में है और एक असंगठित क्षेत्र में है, उसमें समानता। क्या आर्थिक रूप से समानता नजर आती है? क्या राजनीतिक रूप से समानता नजर आती है? वो उस दृष्टिकोण का यहाँ अभाव है। इसे समझने की आवश्यकता है। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस नए विषय में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दायरे का विस्तार किया। यहाँ क्या है? सरकारी संस्थान, इसमें अब क्या आ रहा है? सामाजिक, राजनीतिक और इसके साथ साथ आर्थिक। अभी क्या है? संस्थाओं का जिक्र है। ये राज्यसभा, ये लोकसभा, ये संसद, इतनी सीटें, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है, राज्यपाल ऐसे बनते हैं, उनकी ये शक्तियाँ होती हैं। सिविक्स में यही पढ़ाया जा रहा था और इसे बताया गया औपनिवेशिक अतीत। तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और वर्तमान विषय जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दायरे का विस्तार करता है। अब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किस तरह अलग है, कक्षा 6 की किताब में ही लिखा है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला है, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। ये शिक्षा शास्त्र है। बच्चे ठोस अनुभव, कैसे हैं वो ठोस अनुभव? बच्चे अपने घर पर जाते हैं, आस पास चीज़ों को देखते हैं। रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, जिस दिन बीमार होता है उस दिन पैसे नहीं कमा पाता है। ये है ठोस अनुभव जिसकी बात हो रही है। इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। सरकारी संस्थाओं की चर्चा तो की जा रही है, प्रक्रियाओं की चर्चा की जा रही, जैसे वोट डालने की प्रक्रिया या न्यायपालिका में न्याय की प्रक्रिया या
हमने कहा कि जो सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक अध्ययन हमारा विषय है, सामाजिक विज्ञान हमारा विषय है, उनमें हम उन विषयों की भी चर्चा करते हैं जो वास्तव में होते हुए नहीं दिखते। तो काल्पनिक वृत्तांत यानी कि उनको बच्चा नहीं देख पाता सामने, तो उनको केस स्टडी, समस्या अध्ययन, एक समस्या आई एक क्षेत्र की, उसको हम केस स्टडी कहते हैं, के आधार पर की जाए जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हों, जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हों। यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये भी यह बात याद रखनी है कि केंद्र में क्या है, बच्चा। तो यहाँ बच्चे के अनुभव, ठोस अनुभव, उससे बच्चा सीखेगा। दूसरा है अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने। कॉन्सेप्ट, हम गरीबी एक कॉन्सेप्ट है, बेरोजगारी एक कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र की विशेषताएं या कमियां एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो किस तरह से समझाएं? इस तरह से समझाएं कि उनकी समझ बने, बच्चों की समझ बने, ना कि वे तथ्यों एवं सूचनाओं तक सीमित रह जाएं कि भारत में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग गरीब हैं, या फिर लोकसभा में इतने सदस्य होते हैं। खाली बच्चे यही ना रटते रह जाएं, बल्कि उनकी उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक समझ बने कि लोकतंत्र बाकी शासन पद्धतियों से क्यों बेहतर है। लोकतंत्र में कमियां हैं, हाँ कमियां हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती भी यही है कि लोकतंत्र में सुधार के लिए गुंजाइश है, दूसरी पद्धतियों में वो गुंजाइश नज़र नहीं आती है। इस तरह की समझ विकसित हो। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वे सूचनाओं की कटौती, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको कम किया गया है। पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें। अब बच्चों को सोचने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। और परिभाषाएं कम से कम रखी जाएं, परिभाषाएं कम से कम रखी जाएं। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट पढ़े हैं, यही स्टेटमेंट में आ जाने हैं और आए भी हैं। तीसरा है बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। बच्चा विद्यालय आता है तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें देख चुका होता है और देख रहा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे। आदर्श एवं यथार्थ, यथार्थ, आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे। किताब में हम वो पढ़ाते हैं कि क्या स्थिति होनी चाहिए और वास्तव में क्या है। किताब में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है, इसमें संतुलन होना चाहिए। जैसे सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत हजारों या लाखों लोगों तक लाभ पहुंचा, तो ये तो हो गया आदर्श। क्या वास्तव में जमीन पर ऐसा है? क्या समस्या हमारी सॉल्व हुई? संविधान में लिखा है समानता। 1947 में देश आज़ाद होता है और जब संविधान लिखा जाता है 1950 में वो लागू होता है और उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात लिखी है, तो क्या वाकई में समानता मिल गई है? अब ये विषय हमें ये बताता है कि समानता और लोकतंत्र गतिशील है, रुकता नहीं है। इस बात पर भी गौर करें, हमें बच्चों को समझाना है, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि जी देश आज़ाद हुआ, समानता हमें मिल चुकी है। तो ये किताब ये बताती है कि भी राजनीतिक समानता देखने को मिलती है,
क्या आर्थिक मिल रही है, क्या सामाजिक समानता देखने को मिल रही है, उसके लिए निरंतर संघर्ष होते रहते हैं। जनता और सरकार आमने सामने आती रहती हैं। ये विभिन्न समस्या अध्ययन यानी कि केस स्टडीज के माध्यम से दिखाया जाता है। कहीं पर विकास है तो कहीं पर विनाश है। आर्थिक, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, हर विषय का देखना होता है। तो यहाँ आदर्श की समानता संविधान में है, कई कानून बने हैं। यथार्थ, क्या वाकई में सच्चाई में ऐसा है, ये बच्चों को हमें समझाना है। ये हो गया। बच्चे बाहर के तमाम अनुभवों को लेकर कक्षा में आते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे बाहर के तमाम अनुभव कक्षा में लेकर आते हैं। इस किताब में विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है। बच्चा समझ लेकर आ रहा है, लेकिन हम इस किताब के जरिए बच्चों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि और बेहतर समझ क्या है, क्या हो सकती है। उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने के अवसर देती है कि जो वो समझ रहे थे क्या वो ठीक था, ठीक है तो किन आधारों पर ठीक है। सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, उसकी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें हमें एविडेंस पे बात करनी है और प्रयोग के आधार पर जांच, प्रयोग के आधार पर जो अनुभव निकला है, एम्पिरिकल। हमने एक सुबह बात करी थी पेडागोजी में, तो उसमें यही वर्ड लिखा है, एविडेंस एंड एम्पिरिकल। तो एम्पिरिकल का मतलब है प्रयोग सिद्ध, प्रयोग के बाद वो बात सिद्ध होती है या नहीं होती है। बच्चे ने तो समझ ले क्या है, क्या वाकई में उस समझ को वह तार्किक रूप से सही साबित कर सकता है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है। यथार्थ यानी कि वास्तविकता, इन दोनों शब्दों को भी समझें। आदर्श वो स्थिति होती है जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी, बेहतर स्थिति होती है। लेकिन वास्तविकता यथार्थ से अलग होती है। वास्तविकता यथार्थ से अलग होती है। वास्तविकता जो हम देख रहे हैं, यथार्थ हमने जो पुस्तकों में लिख दिया। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है, इसके साथ ही यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, बेहतर स्थिति कैसे हो सकती है। जैसे आदर्श स्थिति क्या है कि भाई सभी को रोजगार मिले, कोई गरीब ना हो, गरीबी मिट जाए, समानता हो, स्वतंत्रता हो। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बिल्कुल 100% हो जानी है। ये वास्तविकता है। आदर्श तो हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये 100% कभी नहीं होंगी। निरंतर इनके लिए प्रयास जारी रहता है। तो यहाँ बच्चों में सकारात्मक विचार भी देने हैं कि ये गतिवान है, मोशन में है, गति में है। उन आदर्शों पर बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। कौन से आदर्शों पर जोर दिया गया है? जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। संविधान में निहित मूल्य क्या हैं? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ऐसे मूल्य। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है। भाई समानता के लिए संविधान में लिख दिया, लेकिन फिर SC ST एक्ट बना, उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया। महिलाओं में सम्मान व गरिमा में जीवन के लिए, बराबरी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आदिवासियों ने संघर्ष किया। किसी क्षेत्र विशेष में कोई समस्या आई तो उसके लिए वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया।
यह किताब 4 इकाइयों में बटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालती है। वह है विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन एवं आजीविका। ये कक्षा 6 की किताब है। तो ये पहले समझाती है विविधता को, सरकार क्या है, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट, गाँवों में पंचायती राज, शहरों में नगरीय निकाय, और प्रशासन एवं आजीविका। प्रत्येक इकाई में एक से अधिक पाठ हैं जो इन अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जो इन कॉन्सेप्ट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे भी जो विषय दिए गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, मैं जल्दबाजी भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको कोई शॉर्टकट रास्ता बता दूँ। मैं तो बस आपको एक वे बता रहा हूँ कि आपका नज़रिया किस रूप में होना चाहिए, और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इस पुस्तक की विशेषता है कि सिविक्स की जगह सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों नाम दिया गया। अभी मैं कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं था सिविक्स में, औपनिवेशिक अतीत में पनपा है ये, और सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताता था। लेकिन अब जो विषय है वो हमें आदर्श से यथार्थ की स्थिति की ओर ले जाता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन की चर्चा की गई है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस पुस्तक की रचना में क्या क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल सीधे और स्पष्ट। जैसे हर पाठ की शुरुआत, जैसे अध्याय 2 का उदाहरण दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, पाठ के बीच में प्रश्न और अभ्यास क्यों रखे गए हैं, इस बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक पाठ 2 तत्वों से शुरू होता है जिनके जरिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। विज्ञान उत्सुकता पैदा करता है, क्यूरियोसिटी। सामाजिक विज्ञान भी बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें देखता है। तो जब बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो बच्चा रुचिकर रूप से उसे ग्रहण करता है। अब यानी कि पैसिवली नहीं, एक्टिवली, सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है, जैसे प्याजे ने कहा है। पहला तत्व है परिचयात्मक भाग, जो पूरे पाठ की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है कि हम इस पूरे पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न, साइड में ब्लू कलर के प्रश्न दिए गए हैं जो बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाते हैं। उनके अनुभवों और मुद्दों को जोड़ने के मौके दें। अब हमारा काम है, टीचर का काम है, उनके जो अनुभव हैं अपने, उन्होंने जो आसपास देखे हैं, उन अनुभवों को जोड़े और मुद्दे जोड़ें। अब ऐसा है कि बच्चा उसमें जो भी बात कह रहा है उसको हमें ध्यान से सुनना है, और चाहे वो हमें लगे गलत, लेकिन वो गलत नहीं है, उस बात को उसे कहने देना है। टीचर का काम यहाँ ये है। दूसरा तत्व है प्रत्येक पाठ के शुरू में आने वाले एक बड़ा चित्र, जिसकी मदद से बच्चा यह अंदाज़ा लगा पाएगा कि पाठ किस बारे में है। विविधता के लिए यहाँ दर्शाया गया है। यह उम्मीद है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किताब में दिए गए प्रश्नों एवं चित्रों के अलावा अपने प्रश्न एवं चित्रों का भी इस्तेमाल करेंगे। ये आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है, और हम ऐसा करते भी हैं। शिक्षक कक्षा प्रारंभ करते समय और बीच बीच में अपनी तरफ से प्रश्न पूछते भी हैं। अब यहाँ ब्लू कलर में ये चित्र दे भी रखे हैं, वो प्रश्न दे भी रखे हैं, जो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए हैं, बच्चों को जोड़ने के लिए हैं उनके अनुभवों से। दूसरा है पाठ के बीच के प्रश्न और अभ्यास। आप यह देखेंगे कि हर पाठ में कुछ रंगीन खाने दिए गए हैं, इस तरह के येलो कलर में है यहाँ, जिसमें चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं एवं कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं। इन सब के कई उपयोग हैं। पहला, कि शिक्षक यह अंदाज़ा लगा पाए कि विद्यार्थी को पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया है। ये इवैल्यूएशन है एक तरह का, जो पाठ के बीच में ही चलता है। एनुअल एग्ज़ाम, समेटिव और यहाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है।
तो ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं शिक्षक कि बच्चे ने उस विषय को कितना समझा है। तीसरा, विद्यार्थी पहले से पढ़ी हुई चीज़ों को याद करें और अभी के पाठ में उसका प्रयोग करें। अभी तो पहला था, दूसरा है विद्यार्थियों के अनुभवों के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना। इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थियों के अनुभव के संदर्भ में, जो बच्चा पहले से अनुभव लेके आ रहा है, उनकी अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना, उनके कॉन्सेप्ट को बढ़ाना। गरीबी के क्या कारण हैं, समानता के और क्या आयाम हो सकते हैं, जैसे हम उसको उस अध्याय में देखेंगे। विविधता में एकता कैसे होती है, और हमें गरिमा में जीवन जीने के लिए सभी का आदर करना है। गरिमा शब्द को कैसे परिभाषित करना है। तीसरा है, विद्यार्थी पहले पढ़ी हुई चीज़ों को याद करें और अभी के पाठ में उनका प्रयोग करें। पिछले साल क्या पढ़ा और घर से क्या पढ़ के आए हैं, और अभी के पाठ में उनका प्रयोग करना है। खुले खानों में चर्चा के दिए गए मुद्दों का आशय है कि बच्चे छोटे समूहों में चर्चा करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। यहाँ छोटे खाने दिए गए हैं खुले खानों में, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जैसे समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। इसे कहेंगे ग्रुप डिस्कशन, और ये ज़रूरी पार्ट है सीखने का। एक शिक्षण पद्धति की एक तकनीक है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी कि कोई एक आंसर नहीं होगा, जो भी बच्चे आंसर देंगे सब ठीक होंगे। समूह में चर्चा करें और बाद में पूरी कक्षा में उसे सुनाएं। चर्चा के लिए दिए गए मुद्दे मुख्य रूप से बच्चों के अनुभव पर केंद्रित हैं, ताकि बच्चों की अवधारणाओं की समझ का विस्तार हो सके। इसीलिए समय का अभाव होने पर भी इनको नज़रअंदाज ना करें। छोटा सा बीज अंकुर निकलता है, अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो वो अंकुर बाहर आने से पहले ही दब जाता है। अब है अभ्यास। पाठोत्तर प्रश्नों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाए, ना कि पाठ की विषय वस्तु को अंधाधुंध रट ले। पहले भी रटंत विद्या को नकारा गया है, अब भी। चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसमें रटने को हटाया गया है। समझ को, अनुभवों को करके सीखने को आगे लाया गया है, और यही पेडागॉजी है। जहाँ भी प्रश्न आए पेडागॉजी का, उसमें बच्चे का हित सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे करके सीखता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे का अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। अपने शब्दों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। कुछ प्रश्न इस बात की आवश्यकता पर बल देते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रमुख बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दोहरा सकें, ताकि वो उन्हें रिमाइंड हो जाएं। साथ में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को अनुभव आधारित उत्तर देने पर बल देते हैं। अब इसमें हर बच्चा अपने अनुभव के आधार पर उत्तर देगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखें, कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से उन परिस्थितियों की कल्पना करने के लिए कहते हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। अपने आप को उस जगह रख कर देखें। ये प्रश्न विद्यार्थियों से उन विशेष परिस्थितियों से उठने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया की मांग करते हैं।
कि बच्चे क्या प्रतिक्रिया देते उस परिस्थिति में। और यहाँ तुलना करने के लिए देखो ये बनाया गया है, शेखर रामलिंगम, खेत की ज़मीन। बच्चा ये समझ पाए कि बड़े किसान छोटे किसान में क्या फ़र्क होता है। एक अन्य प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें चित्रों, तस्वीरों का उपयोग किया गया है। इनके उनके आधार पर विद्यार्थी ये वर्णन करें कि तस्वीर में क्या दिख रहा है और वह दिए गए पाठ के साथ कैसे संबंधित है। इसमें भी बच्चे की क्रिएटिविटी सामने निकल कर आती है और ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जितने तरह के प्रश्नों पर बात की गई है सभी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे प्रश्न यहाँ दिया गया है, चर्चा कीजिए। ऊपर के दो चित्रों में आपने कूड़ा चुनने एवं उनको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखा। बच्चे अपने आसपास देखते ही हैं। आपके विचार में कौन सी विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। अब यहाँ बच्चा सोचेगा और अपने विचार रखेगा। विभिन्न प्रकार के ये प्रश्न शिक्षकों को यह समझने में मदद करेंगे कि विद्यार्थियों ने अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को न केवल समझ लिया है बल्कि उस समझ में अवधारणा से सार्थक जुड़ाव की एक क्षमता भी शामिल है। सार्थक जुड़ाव की क्षमता, समझ के साथ साथ उससे जुड़ाव की क्षमता, कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। और नई शिक्षा नीति में कॉम्पिटेंसी पे बहुत जोर दिया गया है। यह उम्मीद है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ऊपर दिए गए प्रश्नों की तर्ज पर हर तरह के प्रश्न खुद भी बनाएंगे और कुछ गिने चुने प्रश्नों के उत्तरों को रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और रटने का तो जिक्र जहाँ भी आए उसको हटा ही देना है। अपनी राय व्यक्त करना या मुद्दों पर बहस करना अवधारणा समझने या उससे जुड़ने का एक हिस्सा है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अपनी राय व्यक्त करना, मुद्दों पर बहस करना और अवधारणा समझने या उससे जुड़ने का एक हिस्सा है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब है कथानकों का उपयोग। कुछ कहानी दी गई है छोटी सी, तो उनका क्या उपयोग है। यह किताब कई काल्पनिक एवं अकाल्पनिक कथानकों का इस्तेमाल करती है ताकि विद्यार्थी संस्थाओं एवं विचारों को समझने में सक्षम बने। प्रश्न यही आता है कि पुस्तक में कथानकों का उपयोग क्यों किया जाता है या क्यों किया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक पुस्तक में कथानकों का उपयोग क्यों किया गया है। फिर 4 स्टेटमेंट दे दी लंबी लंबी। तो सीधी सी बात है कि काल्पनिक एवं अकाल्पनिक कथानकों का इस्तेमाल करती है यह पुस्तक ताकि विद्यार्थी संस्थाओं एवं विचारों को समझने में सक्षम बने। इन कथानकों का इस्तेमाल विद्यार्थियों में चर्चा एवं अंतः दर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे इन दोनों शब्दों को, चर्चा, अंतः दर्शन, अपने समझ पर विचार करना। प्रयास यही है कि विद्यार्थी अपने आप को कहानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाए। जितना ज़्यादा जोड़ेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। इस बात को ध्यान देना है। कुछ पाठों में हमने विद्यार्थियों को अपने अनुभवों पर कथानक यानी कि कहानी लिखने को कहा है। कथानक लिखते समय विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक होने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है कि बच्चा उसमें जो भी अपने समझ से लिख रहा है वो ठीक है, हम उसे प्रेरित कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपनी समझ से लिखे, क्रिएटिव काम करे, सृजनात्मक, खुद से सृजन करे। शिक्षकों से यह उम्मीद है कि वे दूसरे विषयों में पढ़ाई जा रही अवधारणाओं से संबंध बिठाएंगे, विज्ञान से, गणित से भी, और यहाँ अतीत से, ज्योग्राफी से। भाई किसी खास परिवेश में कोई घटना घट रही है तो उसमें भूगोल का एक अहम हिस्सा है और उस भूगोल का उसके अतीत पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपस में अंतर संबंध भी बिठाना जरूरी है। नेक्स्ट है छवियों का प्रयोग।
फोटोज़ पिक्चर्स का यूज़ क्यों किया गया है। यहाँ सबसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छे से इसको फर्स्ट जो शिक्षकों के लिए भूमिका जो दी गई है इसे ज़रूर पढ़ें। 6, 7, 8। इस किताब में कई चित्र एवं तस्वीरें हैं। ये भी पाठ्य सामग्री की तरह पाठ के अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। पूछा भी गया है कि चित्र क्यों दिए गए हैं, सुंदरता के लिए दिए गए हैं या बच्चों को आकर्षित करने के लिए दिए गए हैं, बच्चों की समझ विकसित करने के लिए दिए गए हैं, बच्चों को जोड़ने के लिए दिए गए हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। और उम्मीद की जाती है कि पाठ्य सामग्री को समझते समय शिक्षक इन चित्रों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही तस्वीरों से बच्चों को ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करने में मदद मिलती है। ये है इम्पोर्टेंट लाइन कि इन चित्रों को देखकर बच्चे ऐसी स्थिति की कल्पना करने में मदद मिलती है जो उनके लिए अपरिचित हो। भाई हम चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे ना तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, ना वहाँ के वृक्षों के बारे में, या ना ही वहाँ के पर्यावरण के बारे में। तो बच्चों ने अगर वो परिदृश्य देखा तो अनुभव कर पाएंगे कि उस पर्यावरण की भूमिका वहाँ के लोगों के लिए क्या है, लोग किस तरीके से वनों को सहेज कर रखते हैं। चित्र को देखते ही उनके दिमाग में बात आएगी, तो जो उनके लिए अपरिचित हो। शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे पुस्तकालय, अखबार, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट से मिलने वाले चित्रों का भी इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक स्टेटमेंट में लाइन आती है और हम करते भी हैं। और आजकल तो फ़ोन और टैब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं नए समय में नए तरीके से, क्योंकि अब स्कूलों में प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ हम शो कर सकते हैं पिक्चर्स को पहले से ही सेलेक्ट करके। अब नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, भाषा में जेंडर संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता, एक टीचर को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न वर्ग से आने वाले बच्चे बैठते हैं और हमें खास करके पढ़ाते समय बच्चों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए एक शिक्षक को। तो इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठों में केवल स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर नाम लड़कियों के लिए गए हैं, यानी कि स्त्रीलिंग क्यों किया गया है। जैसे ये वाक्य देखिए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। ऐसी साथी है, इसे आमतौर पर लिखा जाएगा, क्या कोई ऐसा साथी है जो कि बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। यहाँ साथी शब्द में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल माने जाते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है सीटेट के, परंतु इसके पहले के शब्द ऐसा या ऐसी क्रियावाची शब्द दिखता से ऐसा लगता है मानो केवल लड़कों की बात हो रही हो। सिर्फ हमारी भाषा में ही नहीं, हमारे जीवन में हर ओर इसी तरह हमें लड़कियों की कमी तथा लड़कियों के प्रति गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। इस गैर बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़ने वालियों के रूप में लड़कियों को किताब में स्थान देने के उद्देश्य से हमने भाषा के मान्य रूपों को बदला है। यानी कि जैसा चला आ रहा था और उससे प्रतीत होता था कि इसमें जेंडर विशेष पर बल दिया गया है, तो यहाँ पर उस कमी को दूर किया गया है और ख़ास करके शब्दावली में परिवर्तन किए गए हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको यह कुछ अटपटा लगे, पर यह कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने की नहीं। अब ये भी स्टेटमेंट आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या लड़कों को दरकिनार करने के लिए किया गया है। तो सीधी सी बात है, सभी समझ जाएंगे कि नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताबों में जगह देने के लिए जो सालों साल हमारी भाषा और कार्य क्षेत्र से गायब रही हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है, विशेष रूप से ध्यान दें। अब ये लास्ट है, अन्य साधनों का उपयोग, एक्स्ट्रा सामग्री।
या आज के समय में हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वह कक्षा में उपयोग होने वाले कई साधनों में से सिर्फ एक ही साधन है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे अखबार, कार्टून आदि। और अब मैगज़ीन का चलन तो कम है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। लाइब्रेरी में मैगज़ीन्स भी आती हैं, जहाँ कुछ कार्टून्स का उदाहरण दिया भी गया है। पोस्टर्स, समय समय पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें पोस्टर या चित्र बनाए जाते हैं किसी समस्या विशेष को लेकर। ये कक्षा 6 शिक्षकों के लिए भूमिका, और इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई सिविक्स की जगह ये नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि ये इन विशेषताओं के बारे में बताती है, इसके बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अब हम 7वीं में ये देखेंगे, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो ऐसे ही तीनों किताबों को देखना बहुत ज़रूरी है। पेडागॉजी, सोशल साइंस की बहुत हद तक यहाँ से पूरी हो जाती है। धन्यवाद।